उत्तर प्रदेश में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स हुए हैं। इनमें श्री प्रकाश शुक्ला, ब्रजेश सिंह, अतीक अहमद, विकास दुबे और सुभाष ठाकुर जैसे कुख्यात लोगों के नाम आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। किसी ने उत्तर प्रदेश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर की सुपारी ली तो किसी के एक इशारे पर जिलों के डीएम और एसपी भी कांप उठते थे। लेकिन 1990s में एक गैंगस्टर ऐसा भी हुआ जिसकी कहानी इन सब से अलग थी। उसके दादा आजादी की लड़ाई में गांधी जी के सहयोगी रहे थे। चचेरे नाना इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर और महावीर चक्र विजेता थे, जबकि उसके चाचा 10 साल तक भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे। लेकिन इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आने के बावजूद वो उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड का सबसे खौफनाक चेहरा बन गया। जितनी उसकी हनक थी उतनी ही लंबी उसकी क्राइम लिस्ट भी थी। उसके क्रिमिनल बिजनेस, एक्सटॉर्शन, सरकारी ठेकों और पॉलिटिकल एम्बिशंस के बीच जो भी आया वो मारा गया। कभी उसने बीजेपी विधायक कृष्णानंदन राय पर 500 राउंड गोलियां बरसाकर उनकी हत्या करवा दी, तो कभी कांग्रेस नेता के भाई अवधेश राय को उनके ही घर के बाहर गोलियों से भुनवा डाला। कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा और ठेकेदार मन्ना सिंह से लेकर कई बाहुबली और कारोबारियों तक उसके क्रिमिनल एम्पायर की भेंट चढ़ गए। कभी उसने किसी एसपी पर गोलियां चलाई तो कभी जेल के अंदर ही जेलर की कनपट्टी पर पिस्टल भिड़ा दी और एक जेलर की हत्या तक करवा दी। जेलें उसके लिए सजा की जगह नहीं बल्कि उसका एक और नया अड्डा बन चुकी थी, जहां आराम की कोई कमी नहीं होती थी। वो जेल के जिस हिस्से में रहता था वहां लगे सीसीटीवी कैमरास अक्सर बंद रहते थे। ताजा मछली खाने के लिए उसने जेल के अंदर ही तालाब खुदवा दिया और जब उसका स्पोर्ट्स खेलने का मन हुआ तो जेल में ही बैडमिंटन कोर्ट बनवा डाला, जहां डीएम समेत कई बड़े अधिकारी उसके साथ बैडमिंटन खेला करते थे। हालत ये थी कि वो जिस जेल में जाता वहां कोई भी जेलर चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं होता था। वारदात दर वारदात उसका क्रिमिनल एम्पायर उत्तर प्रदेश की सीमाओं से निकलकर बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई और गुजरात तक फैल गया। हैरानी की बात यह थी कि जितनी तेजी से उसकी क्राइम लिस्ट बढ़ रही थी उतनी ही आसानी से वो चुनाव भी जीतता गया और मऊ सदर से लगातार 5 बार विधायक रहा। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की। आखिर एक सम्मानित परिवार से आने वाला मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का सबसे ताकतवर बाहुबली कैसे बन गया? मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में इतनी खूनी दुश्मनी क्यों थी? साल 2021 में ऐसा क्या हुआ कि पंजाब और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मुख्तार अंसारी के लिए एक दूसरे से भिड़ गई और उसकी मौत के बाद जेल अधिकारियों पर उसे जहर देने के आरोप क्यों लगे थे? मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। मुख्तार अंसारी ऐसे परिवार से आता था जिसने देश की आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था। उसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने गांधी जी के साथ काम किया था। वो साल 1918 और 1920 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो वही साल 1927 में कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे थे। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के चचेरे नाना मोहम्मद उस्मान ने भारतीय सेना में ब्रिगेडियर रहते हुए 1948 की फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर में हिस्सा लिया था और जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानियों के दांत खट्टे करते हुए वो 3 जुलाई 1948 को शहीद हो गए थे। उन्हें लायन ऑफ नौशेरा का टाइटल मिला था और मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी गाजीपुर के पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए म्युनिसिपल इलेक्शन में कई बार जीत हासिल की। वहीं मुख्तार अंसारी के चाचा हमीद अंसारी 2 बार भारत के वाइस प्रेसिडेंट बने। इस तरह एक एजुकेटेड और रिस्पेक्टेड फैमिली में जन्म लेने की वजह से सभी को लगता था कि मुख्तार अंसारी भी बड़ा होकर अपने परिवार की इसी विरासत को आगे बढ़ाएगा, लेकिन मुख्तार के मन में तो जैसे कुछ और ही था। मुख्तार ने शुरुआती पढ़ाई के बाद पीजी कॉलेज गाजीपुर से ग्रेजुएशन और वाराणसी से पोस्ट ग्रेजुएशन की। जब मुख्तार अपने कॉलेज के दिनों में था उस दौरान उसके दोनों बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी और अफजाल अंसारी पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमा रहे थे। जल्द ही उसके भाई अफजाल अंसारी को इसमें कामयाबी मिल गई और वो 1985 में मोहम्मदाबाद सीट से सीपीआई की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बन गए। ऐसे में मुख्तार को भी ताकत और रसूख का स्वाद चखने का मौका मिल गया और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गया। मुख्तार का शुरू से ही रंगबाजी और दबंगई में काफी मन लगता था और वो अक्सर कॉलेज, मोहल्लों और पब्लिक प्लेसेस में अपना रौब दिखाता रहता था।
वैसे भी उस समय उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्राइम और पॉलिटिक्स के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा था। हर जिले से नए नए बाहुबली उभर रहे थे जो अपने वर्चस्व के लिए सड़कों को खून से रंग देते थे। अलग अलग गैंगों की लड़ाई सिर्फ इलाके पर कब्जे की नहीं थी, बल्कि उनमें रोड कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स और कोल ट्रांसपोर्ट जैसे करोड़ों रुपए के ठेकों पर कब्जा जमाने की होड़ मची हुई थी। इसी दौर में दो नाम हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही सबसे ज्यादा चर्चा में थे। हरिशंकर तिवारी का ब्राह्मण और भूमिहार समाज में बड़ा रुतबा था, जबकि वीरेंद्र शाही का ठाकुर समाज में। अपने अपने वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमले करवाने लगे। देखते ही देखते पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के क्राइम का सबसे बड़ा गढ़ बन गया, जहां हत्याएं, एक्सटॉर्शन और गैंग वॉर्स आम बात हो गई थी। उस दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार में एक पैटर्न साफ दिखाई देता था। पहले कोई आदमी बाहुबली बनता, फिर सरकारी ठेकों पर कब्जा करके करोड़ों रुपए कमाता और आखिर में उसी पैसे और दबदबे के दम पर पॉलिटिक्स में उतर जाता। सत्ता मिलते ही पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पर उसका दबाव बढ़ जाता और कानून तक उसके सामने बेबस हो जाता। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही ने भी यही रास्ता चुना और दोनों चुनाव जीतकर विधायक बन गए। यही से उत्तर प्रदेश में क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर का ऐसा गठजोड़ बना जिसने अगले कई दशकों तक पूरे राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। इसी बीच यूपी अंडरवर्ल्ड में श्री प्रकाश शुक्ला नाम के गैंगस्टर की एंट्री हुई, जिसने हरिशंकर तिवारी के लिए वीरेंद्र प्रताप शाही की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने दर्जनों हत्याओं को अंजाम और जब क्राइम की दुनिया में उसका नाम बड़ा हुआ तो वो अपने गुरु हरिशंकर तिवारी को भी आंख दिखाने लगा। यहां तक कि उसने 6 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी भी ले ली थी, लेकिन जल्द ही उसे यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। हालांकि इससे उत्तर प्रदेश में क्राइम में कोई कमी नहीं आई। गोरखपुर से लेकर गाजीपुर, बनारस और इलाहाबाद ऑर्गेनाइज क्राइम के अड्डे बन चुके थे। गाजीपुर में अपराध की कहानी दो पुराने गिरोह मखनू सिंह के गैंग और साहिब सिंह के गैंग के इर्द गिर्द घूम रही थी, जिनके बीच सरकारी ठेकों और शराब के कारोबार पर कंट्रोल को लेकर खूनी गैंग वॉर चल रही थी। दोनों ओर से कई हत्याएं हुई और पूरा गाजीपुर दहशत के साए में जीने लगा। पूर्वांचल के इस खूनी माहौल का मुख्तार अंसारी पर भी काफी असर हुआ और उसने यूपी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना नाम बनाने और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और जमीन के कारोबार से करोड़ों कमाने की हसरत में मखनू सिंह गैंग को ज्वाइन कर लिया। मखनू सिंह का भाई साधु सिंह था, जिससे मुख्तार की काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों मिलकर एक्सटॉर्शन, हत्या और कई दूसरे क्रिमिनल कामों को अंजाम देने लगे। इस दौरान जहां मखनू सिंह गैंग से मुख्तार अंसारी का कद तेजी से बढ़ रहा था, तो वही साहिब सिंह गैंग से ब्रिजेश सिंह उभर रहा था और दोनों के बीच ही 36 का आंकड़ा था। दोनों गैंग्स के टकराव के बीच साल 1988 आया, जिसने इस दुश्मनी को और भी खूंखार बना दिया। एक बार मुख्तार का गवर्नमेंट टेंडर को लेकर इलाके के एक ठेकेदार सच्चिदानंद राय से विवाद हो गया। मामला तब और बिगड़ गया जब सच्चिदानंद राय ने मुख्तार के पिता और उस समय मोहम्मदाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन सुबहाउल्लाह अंसारी की पब्लिकली काफी बेइज्जती कर दी। मुख्तार अपने पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने साधु सिंह के साथ मिलकर सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसी साल गैंग वॉर के दौरान ब्रिजेश सिंह के करीबी त्रिभुवन सिंह और रणजीत सिंह ने मखनू सिंह की गोली मारकर जान ले ली। अपने गैंग लीडर की मौत से साधु सिंह और मुख्तार अंसारी आग बबूला हो गए। बदले में दोनों ने ब्रिजेश सिंह के करीबी त्रिभुवन सिंह के बड़े भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या करवा दी। लेकिन हत्याओं का यह सिलसिला यहां पर भी नहीं थमा, बल्कि अब दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। अगले ही साल नवंबर 1989 में ब्रिजेश सिंह के लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर साधु सिंह की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी दिन साधु सिंह के गांव जाकर साधु सिंह की मां समेत उसके परिवार के कुल 8 लोगों को जान से मार डाला। अपने दोस्त को खोने के बाद मुख्तार अंसारी अंदर तक टूट गया। पहले मखनू सिंह और फिर साधु सिंह की मौत के बाद गैंग की कमान अब मुख्तार अंसारी के हाथों में आ चुकी थी। उसके दुश्मनों को लगा कि अब उसका भी अंत करीब है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही से मुख्तार अंसारी के क्रिमिनल एम्पायर का सबसे खूंखार दौर शुरू होने वाला था। साल 1989 में मुख्तार अंसारी की शादी अफशा अंसारी से हुई, जिससे आगे चलकर उसके अब्बास अंसारी और उमर अंसारी नाम के 2 बेटे हुए। उसके घर वालों को उम्मीद थी कि शायद अब मुख्तार सही रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन उसने उल्टा अपनी पत्नी को भी अपने काले कामों में शामिल कर लिया। गैंग की कमान संभालने के बाद मुख्तार ने अपनी गैंग को पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज बना दिया। धीरे धीरे गाजीपुर, वाराणसी, चांदौली और यहाँ तक कि बिहार के भी कई इलाकों में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कोल ट्रांसपोर्ट, रेलवे
कॉन्ट्रैक्ट्स, स्क्रैप डिस्पोजल, लिकर बिजनेस और एक्सटॉर्शन पर उसका दबदबा बढ़ने लगा। जो ठेकेदार उसकी बात मानता उसका कारोबार चलता रहता, लेकिन जो मना करता उसके सामने दो ही रास्ते बचते थे, या तो वो शहर छोड़ देता था या मुख्तार के लोग उसकी जान ले लेते थे। उन दिनों बनारस में रेशम से लेकर कोयले के कारोबार पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय का कब्जा था। अवधेश राय ब्रजेश सिंह का नजदीकी माना जाता था और वो मुख्तार अंसारी के बनारस के काले कारोबार में सबसे बड़ा कांटा साबित हो रहा था। ऐसे में मुख्तार ने 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय को उसके ही घर के बाहर गोलियों से भुनवा दिया। इस हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ और कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हुई, लेकिन जब तक मुकदमा पूरा हो पाता मुख्तार ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस केस की डायरी ही गायब करवा दी थी। इस तरह मुख्तार के मन में प्रशासन और पुलिस का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था और वो अब पुलिस पर भी हमला करने लगा था। एक बार उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों पर ही अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें एक पुलिस वाले की जान चली गई। अपने गुनाहों के चलते मुख्तार का जेल आना जाना लगा रहा, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस उसके खिलाफ एविडेंस नहीं जुटा पाती थी, इसलिए वो जेल से अक्सर बाहर ही रहा। पत्रकारों के बीच भी मुख्तार अंसारी की एक अलग पहचान बन चुकी थी। जब भी कोई जर्नलिस्ट उसका इंटरव्यू लेने आता वो सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहनकर इंटरव्यू देता और उस दौरान कई बार अपनी जेब से पिस्टल निकालकर उससे खेलना शुरू कर देता। ऐसा करके वो ये दिखाना चाहता था कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसके बाद जैसा कि बाकी के बाहुबली करते थे, मुख्तार अंसारी ने भी अपना दबदबा कायम करने के बाद राजनीति में उतरने का फैसला कर लिया। पब्लिक का सपोर्ट पाने के लिए उसने गरीब लोगों की मदद कर खुद की रॉबिनहुड जैसी छवि बनाने की कोशिश की। वो किसी गरीब का सरकारी काम अटकने पर उसकी मदद करता, किसी परिवार में बेटी की शादी में फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाता और इलाके के युवाओं की नौकरी में अगर सिफारिश की जरूरत होती तो गवर्नमेंट में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उनकी नौकरी लगवाने में हेल्प करता। ऐसे में इतने क्राइम करने के बाद भी मऊ इलाके में उसका पब्लिक सपोर्ट लगातार बढ़ता गया। इसी का फायदा उठाते हुए उसने साल 1996 में मऊ सदर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल करके विधायक बन गया। विधायक बनने के साथ ही उसने अपने माफिया राज को और मजबूती देना शुरू कर दिया। जो बिजनेसमैन और ठेकेदार उसे हर महीने एक्सटॉर्शन फीस देता वो उसकी जान बख्श देता और जो ऐसा नहीं करता उसकी वो जान ले लिया करता था। विधायक बनने के केवल 1 साल बाद उसके निशाने पर कोयला व्यापारी और विश्व हिंदू परिषद के फाइनेंसर नंद किशोर रूंगटा आ गए। साल 1997 में एक दिन विजय नाम का आदमी खुद को हजारीबाग का कोयला व्यापारी बताकर उनसे मिलने उनके घर आया और नंद किशोर रूंगटा को अपनी बातों में उलझाकर बिजनेस के कुछ पेपर दिखाने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठाकर फरार हो गया। इसके बाद मुख्तार ने उन्हें बंधक बनाकर उनके परिवार से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। परिवार ने 1.25 करोड़ रुपए की रैंसम मुख्तार को दे भी दी, लेकिन उसके बावजूद मुख्तार ने नंद किशोर रूंगटा की हत्या कर दी और उनका कभी शव तक नहीं मिल सका। नंद किशोर रूंगटा के घर विजय बनकर पहुंचने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मुख्तार की बीवी अफशां का चाचा अताउर रहमान उर्फ सिकंदर था। 2 साल बाद मुख्तार का शिकार लखनऊ की एक जेल के जेलर रमाकांत तिवारी बने। रमाकांत तिवारी ने जेल के अंदर मुख्तार अंसारी के खास शूटर बबलू उपाध्याय को जेल में सजा देने की हिम्मत की थी। सिर्फ इसलिए 4 फरवरी 1999 की शाम मुख्तार गैंग के शूटर्स ने लखनऊ डीएम के आवास से लौट रहे जेलर रमाकांत तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह 1990s में अपनी गुंडागर्दी और विधायकी के दम पर मुख्तार अंसारी ने सरकारी ठेकों, कोयले के कारोबार और वसूली से करोड़ों की कमाई की और वो यूपी अंडरवर्ल्ड का सबसे मशहूर और कुख्यात चेहरा बन गया। उसने केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अपना क्रिमिनल एम्पायर बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई और गुजरात तक फैला दिया। उसने जहां पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गैंगस्टर जसविंदर सिंह राठी की मदद से पकड़ बनाई तो वहीं गुजरात में कुख्यात अपराधी एजाज लकड़वाला और फर्जू रहमान के जरिए सिंडिकेट तैयार किया, जबकि मुंबई के तेल के प्राइवेट रिजर्वॉयर में उसने अपने शूटर मुन्ना बजरंगी के जरिए अपनी पैठ बनाई। लेकिन विधायक बनने के बाद भी मुख्तार अंसारी के लिए ब्रजेश सिंह सबसे बड़ा कांटा बना हुआ था। मुख्तार अंसारी के राजनीतिक रसूख और बढ़ते दबदबे के कारण ब्रजेश सिंह का काफी नुकसान हो रहा था, इसलिए पूरे इलाके के सिंडिकेट पर अपना राज कायम करने के लिए ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ गाजीपुर गया हुआ था। जैसे ही उसका काफिला उसरी चट्टी पहुंचा, ब्रजेश सिंह की गैंग ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी गोलीबारी भी
हुई, जिस वजह से मुख्तार की तो जान बच गई लेकिन उसके 3 करीबी लोगों की मौत हो गई। इस हमले ने मुख्तार अंसारी को अंदर तक झकझोर दिया। हालांकि इस हमले में खुद ब्रजेश सिंह भी बुरी तरह घायल हो गया। ये भी अफवाह फैली कि ब्रजेश सिंह इस गोलीबारी में मारा गया, लेकिन बाद में ये खबर गलत साबित हुई। कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह ने मुख्तार पर हमले की साजिश त्रिभुवन सिंह के भतीजे अनिल सिंह बदरू और बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के साथ मिलकर रची थी। इसके बाद से ही मुख्तार के लोग ब्रजेश सिंह और कृष्णानंद राय के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। इस बीच साल 2002 में मुख्तार अंसारी एक बार फिर से विधायक बनने में सफल रहा, लेकिन मोहम्मदाबाद असेंबली सीट पर उसके भाई अफजाल अंसारी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि वो इस सीट पर साल 1985 से ही लगातार जीत दर्ज करते आ रहे थे। अफजाल अंसारी को ये हार ब्रजेश सिंह के करीबी बीजेपी नेता कृष्णानंद राय ने दी थी, जिन पर मुख्तार की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। यह हार अंसारी परिवार के लिए नाक का सवाल बन चुकी थी, इसलिए मुख्तार अंसारी ने सोच लिया कि वो जल्दी ही कृष्णानंद राय को रास्ते से हटा देगा। हालांकि इस दौरान मुख्तार का जेल में आना जाना लगा रहता था। साल 2003 में भी वो किसी मामले में लखनऊ जेल में कुछ समय के लिए बंद था। इस बीच हथियारों को अपने कपड़ों में छिपाकर उससे मिलने उसके गुर्गे लखनऊ जेल पहुंचे। उस जेल के जेलर एस.के. अवस्थी ने जब उनकी तलाशी लेनी चाही तो मुख्तार इतना गुस्से में आ गया कि उसने तुरंत अपने गुर्गे की पिस्टल उसके कपड़ों में से निकालकर एस.के. अवस्थी की कनपट्टी पर भिड़ा दी और कहा, मैं चाहूं तो तुम्हें यही निपटा सकता हूं, इसलिए अपनी हद में रहो। बाद में जेलर एस.के. अवस्थी ने मुख्तार के ऊपर जान से मारने की धमकी देने का केस भी करवाया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। इसके अगले ही साल 2004 में मुख्तार अंसारी ने एक ऐसा काम किया कि उसके ऊपर पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट तक लग गया। हुआ यह कि सेना का एक जवान मिलिट्री ग्रेड LMG चुराकर फरार हो गया था। मुख्तार को जब इसकी खबर लगी तो उसने उसे 1 करोड़ रुपए में खरीदने का सौदा तय कर लिया। कहा जाता है कि इस LMG का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी को छलनी करके उनकी हत्या करने के लिए करना चाहता था, लेकिन उस समय वाराणसी STF के डेप्यूटी SP शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार गैंग के फोन टैप पर लगा रखे थे। जैसे ही उन्हें इस सौदे का पता चला, उन्होंने न सिर्फ उस भगोड़े सैनिक को गिरफ्तार किया बल्कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी पोटा के तहत FIR दर्ज कर दी। लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और मुख्तार अंसारी का BSP में होने के बावजूद सपा सरकार पर काफी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस माना जाता था। ऐसे में डेप्यूटी SP शैलेंद्र सिंह ने बाद में आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से उन पर पोटा का केस वापस लेने और कार्रवाई रोकने का भारी दबाव बनाया गया। यहाँ तक कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते उन्हें पुलिस की नौकरी से इस्तीफा तक देना पड़ गया और आगे कई सालों तक उन्हें मेंटल और लीगल हरासमेंट का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2005 भी मुख्तार के काले कारनामों से भरा हुआ था। अक्टूबर 2005 में मऊ में नवरात्रि के समय भरत मिलाप का त्योहार मनाया जा रहा था। इसी दौरान प्रोग्राम के बीच इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर और मुख्तार के लोगों के बीच लाउड स्पीकर लगाने को लेकर तीखी बहस हो गई, जो जल्दी ही मारपीट और पथराव में बदल गई। विधायक होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने इस मामले को शह दी और अपने लोगों को शांत करवाने के बजाय उसने 786 नंबर की खुली जीप में हथियार लहराकर पूरे इलाके में घूम घूम कर दंगों को हवा दी। जल्दी ही पूरा मऊ कम्युनल दंगे की आग में जलने लगा। उसके लोगों ने कई लोगों के घर फूंक दिए और सैकड़ों दुकानों को लूट लिया। इस दौरान दर्जनों लोगों की मौत भी हो गई, जबकि करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसके बाद पुलिस को मुख्तार अंसारी के ऊपर दंगा भड़काने का केस रजिस्टर करना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि मुख्तार अंसारी को खुद गाजीपुर जेल में सरेंडर करना पड़ गया। मुख्तार भले ही जेल में बंद था, लेकिन जेल से बैठे बैठे ही उसका क्रिमिनल एम्पायर बिना किसी रुकावट के चल रहा था। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय, जिन्होंने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को हराया था, मुख्तार के लोग उन्हें मारने का सही मौका ढूंढ रहे थे और वो मौका उन्हें 29 नवंबर 2005 को मिला। उस दिन कृष्णानंद राय करीमुद्दीनपुर इलाके के सोनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच के उद्घाटन करके वापस लौट रहे थे। बदकिस्मती से वो उस दिन बिना बुलेट प्रूफ वाली गाड़ी में थे। जैसे ही उनकी गाड़ी बसनिया चट्टी के पास पहुंची, AK-47 से लैस मुख्तार के लोगों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये लोग उनकी जान लेने के लिए इतने उतावले थे कि कुछ ही मिनटों में उनकी गाड़ी पर 500 राउंड गोलियां बरसा दी, जिनमें से 67 गोलियां कृष्णानंद राय के शरीर
रणवीर को आर पार कर गई और कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड की खबर फैलते ही गाजीपुर, मऊ और वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में तनाव फैल गया। कई जगह तोड़फोड़ हुई, बसों में आग लगा दी गई और रेलवे स्टेशन तक को निशाना बनाया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाराणसी में धरने पर बैठ गए। भाजपा ने मुलायम सिंह यादव की सरकार पर मुख्तार और उसके साथियों को प्रोटेक्शन देने का सीधा आरोप लगाया। चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन आगे चलकर सुनवाई के दौरान सभी चश्मदीद गवाह अपने बयानों से मुकर गए, जिस वजह से मुख्तार अंसारी और उसके साथियों के खिलाफ यह आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो सका। इतना सब होने के बावजूद मुख्तार अंसारी के दबदबे का यह आलम था कि वो जेल में रहते हुए भी लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीत गया और विधायक बन गया। हालांकि उसने कई बार लोकसभा के चुनाव में भी हाथ आजमाया, लेकिन वहां उसका सिक्का नहीं चल सका और वो कभी सांसद नहीं बन सका। उसकी विधायकी और माफियागिरी लगातार चलती रही और इस बीच उसके इशारे पर उसके गुर्गों ने कई लोगों की जान ली, जिनमें मऊ के ठेकेदार मन्ना सिंह का नाम भी शामिल था। चूंकि उस समय मुख्तार और उसके दोनों बड़े भाई बीएसपी में शामिल थे, इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गैंगस्टर को सपोर्ट करने का आरोप लगाकर खूब क्रिटिसाइज किया जाने लगा। मायावती ने मुख्तार अंसारी को कभी गरीबों का मसीहा बताया था, लेकिन अपनी पार्टी की साख खराब होते देख उन्होंने 2010 में मुख्तार और उसके दोनों भाइयों को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद तीनों भाइयों ने खुद की कौमी एकता दल नाम की एक पार्टी बनाई और साल 2012 में मुख्तार ने अपनी इसी पार्टी के टिकट पर मऊ सदर सीट से चौथी बार विधायक का चुनाव जीता। साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन में उसने वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा भी की, लेकिन बाद में अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद उसने अपनी पार्टी कौमी एकता दल को बीएसपी में मर्ज कर दिया और 2017 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मऊ सीट से जीत दर्ज की। इस तरह मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक बना, जिनमें से 3 बार उसने जेल में रहते हुए चुनाव जीता था। लेकिन 2017 की ये जीत उसके लिए एक बुरी खबर भी लेकर आई थी। इसी चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में धमाकेदार जीत हासिल की और योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर बने। योगी और मुख्तार अंसारी के बीच पुरानी टकराव पहले से ही चली आ रही थी। साल 2005 में मऊ दंगों के दौरान योगी आदित्यनाथ वहां जाना चाहते थे, लेकिन उनका काफिला दोहरी घाट बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। इसके बाद 2008 में आजमगढ़ में उनकी सभा के लिए जा रहे काफिले पर पत्थरों और पेट्रोल बॉम्ब से हमला हुआ। योगी आदित्यनाथ ने इस हमले के पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ होने का आरोप लगाया, लेकिन उस समय उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर बनते ही मुख्तार अंसारी और उसके नेटवर्क पर कानूनी शिकंजा तेजी से कसना शुरू हो गया। जिस क्रिमिनल एम्पायर को उसने 3 दशक तक खड़ा किया था, अब उसके बिखरने का वक्त आ चुका था। योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी के माफियाओं को खत्म करने के ऐलान के बाद जहां प्रशासन मुख्तार अंसारी के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाने लगा और काले कारोबार से कमाई गई प्रॉपर्टी को जब्त करने लगा, तो वही कोर्ट में उस पर सालों से चल रहे पुराने मुकदमों को फास्ट ट्रैक कर दिया गया। पुलिस भी उसके नेटवर्क के खिलाफ बड़े पैमानों पर कार्रवाई करने लगी। इस दौरान पुलिस ने उसके 292 गुर्गों की पहचान की और इनके खिलाफ अलग अलग थानों में 160 मुकदमे दर्ज कराए गए। मुख्तार की गैंग के पास मौजूद 175 पिस्टल और राइफल के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया, जिनके दम पर वो लोग दबंगाई दिखाते थे। एनकाउंटर में उसके 5 बदमाशों को मार गिराया गया। जेल में बैठा मुख्तार अंसारी तब डर से दहल उठा जब 10 जुलाई 2018 को उसके करीबी मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में गैंगस्टर सुनील राठी ने 10 गोलियां दागकर हत्या कर दी। अब मुख्तार समझ चुका था कि यूपी की जेलें सुरक्षित नहीं रह गई है और अगर वो यहाँ रहा तो जल्दी ही वो भी मारा जाएगा। ऐसे में उसने खुद को पंजाब की जेल में शिफ्ट करवाने का प्लान बनाया। प्लान के तहत जनवरी 2019 में मोहाली के एक बिल्डर ने मुख्तार के खिलाफ फिरौती मांगने का एक केस दर्ज कराया और उसके बाद पंजाब पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब की रोपड़ जेल ले गई। इसके बाद मुख्तार जेल में आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगा। शुरू से ही मुख्तार जिस भी जेल में रहा था वहां हर फैसिलिटी मौजूद होती थी, चाहे गाजीपुर जेल हो, बांदा जेल या पंजाब की रोपड़ जेल। जेलर कोई भी हो, वहां मुख्तार की ही चलती थी। गाजीपुर जेल में उसने ताजी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया था और अपना मन बहलाने के लिए इसी जेल में बैडमिंटन कोर्ट भी बनवा लिया था। वही पंजाब की रोपड़ जेल में आने के बाद वो 25 बंदियों वाली बैरक में अकेला रहता था, जहां उसके लिए सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई थी। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी भी कई दिन तक उसके साथ रोपड़ जेल में रहती
की थी। उसकी सेवा के लिए उसके 2 गुर्गों पर भी केस लगाकर रोपड़ जेल पहुंचा दिया गया था, जो रात दिन उसकी सेवा करते थे। इधर उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ मुकदमे पर मुकदमे खुल रहे थे। ऐसे में यूपी पुलिस ने उसे पंजाब से वापस यूपी लाने के लिए 26 बार प्रोडक्शन वारंट लगाया, लेकिन हर बार पंजाब गवर्नमेंट ने इसे टाल दिया। ऐसे में इस मामले में खुद उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट ने उतरने का फैसला किया और पंजाब की कांग्रेस गवर्नमेंट पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। लंबी सुनवाई के बाद मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट को फटकार लगाते हुए मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंपने का आदेश दिया। 6 अप्रैल 2021 को यूपी पुलिस रोपड़ जेल गई और भारी सुरक्षा के बीच उसे वापस यूपी की बांदा जेल में बंद कर दिया। तब से मुख्तार इसी जेल में बंद था। जिस समय मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद था, उस समय पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन साल 2022 के पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी और भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बने। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब विधानसभा में आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी का केस लड़ने के लिए पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार ने महंगे वकीलों पर 55 लाख रुपए खर्च कर दिए थे और उसे यूपी पुलिस से बचाने में भरपूर मदद की थी। इससे काफी बवाल खड़ा हुआ। इधर मुख्तार के वापस यूपी की बांदा जेल पहुंचने से धीरे धीरे उसका एम्पायर कमजोर पड़ने लगा। अपना खेल खत्म होता देख मुख्तार ने साल 2022 में खुद चुनाव न लड़कर अपनी सीट से अपने बड़े बेटे अब्बास अंसारी को चुनाव लड़वाया और उसका बेटा ये चुनाव जीतकर अभी मऊ से विधायक है। कहा जाता है कि जब मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया गया तो कोई जेलर इस जेल का चार्ज लेने के लिए ही तैयार नहीं हुआ था। बाद में 2 जेल अधिकारियों विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को भेजा गया। हालांकि यहां भी जेलर द्वारा मुख्तार को VIP ट्रीटमेंट देने का आरोप लगने लगा। इसके बाद जब जून 2021 में बांदा जिला प्रशासन ने जेल पर छापा मारा तो उस दौरान कई जेल कर्मचारी मुख्तार की सेवा में लगे मिले, जिसके बाद तत्कालीन DM अनुराग पटेल और SP अभिनंदन की ज्वाइंट रिपोर्ट पर डिप्यूटी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह और 4 प्रिजन गार्ड सस्पेंड कर दिए गए। इसके बाद बांदा जेल की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई और उस पर 24 घंटे CCTV कैमरों से निगरानी की जाने लगी। पिछले कुछ सालों में मुख्तार गैंग की 573 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त की गई, तो वही 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलीगल कारोबार खत्म कर दिया गया। साल 2022 से 2023 के बीच उस पर पुराने कई मामलों के फैसले भी आए, जिनमें से कई मामलों में उसे उम्र कैद की सजा हुई। इन सब मुश्किलों के बीच मुख्तार अंसारी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और उसे कई बार अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। हर बार ठीक होने पर वापस उसे बांदा जेल में बंद कर दिया जाता था। इस दौरान मुख्तार का परिवार लगातार जेल प्रशासन पर मुख्तार अंसारी के खाने में जहर मिलाने का आरोप लगा रहा था। इस आरोप के बीच 28 मार्च 2024 का दिन आया जब मुख्तार अंसारी की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई। उसे तुरंत रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन इस बार उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ सका और कार्डियक अरेस्ट के कारण उसकी डेथ हो गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का एक काला अध्याय हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसके दोनों बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी, मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी, अब्बास की पत्नी निखत अंसारी और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर भी कई केस दर्ज है। जहां अफशा अंसारी अब भी फरार है, तो वही अब्बास अंसारी, निखत अंसारी और उमर अंसारी अभी जमानत पर जेल से बाहर है। करीब 3 दशक तक मुख्तार अंसारी ने बंदूक, पैसा और पॉलिटिक्स के दम पर ऐसा क्रिमिनल एम्पायर खड़ा किया था जिससे पूरा पूर्वांचल खौफ में जीता था, लेकिन आखिर में वही साम्राज्य एक एक करके बिखर गया।